5 अगस्त 2024 के दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हो जाता है। शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ती है। आंदोलनकारियों की एक बड़ी भीड़ उनके आवास पर हमला बोल देती है और घर का सारा सामान ले जाती है। इस बीच कुछ लोग कहने लगते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि CIA का हाथ है। शेख हसीना के तख्ता पलट में CIA की भूमिका को लेकर अभी कम जानकारियां हैं, लेकिन अतीत के ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो खुद CIA ने जारी किए और जिनसे ये बात साबित होती है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दूर देशों में पेड प्रोटेस्ट करवाई, शूटर्स हायर किए और तख्ता पलट करवा दिए, सरकारें गिरवा दी। वैसे में पहला सवाल उठता है कि आखिर CIA कितनी पावरफुल है। CIA ने अमेरिका के फायदे के लिए किन किन देशों की सरकारें गिराने का काम किया? क्या CIA ने भारत में भी ऐसी हरकतें करने की कोशिशें की थी? CIA ने इंदिरा गांधी पर क्या आरोप लगाए? CIA के बड़े बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस की पोल खोलेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 22 नवंबर 1963 का दिन, अमेरिका का डैलस शहर 2 लाख लोगों की खचाखच भीड़ अपने राष्ट्रपति जॉन कैनेडी का इंतजार कर रही थी। राष्ट्रपति कैनेडी का काफिला जैसे जैसे कन्वेंशन सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, लाखों लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए बेताब हो रहे थे। भीड़ के उस उत्साह को देखकर पास में बैठी गवर्नर की पत्नी नेली ने राष्ट्रपति कैनेडी से कहा कि सर, अब आप ये नहीं कह सकते कि डैलस के लोग आपसे प्यार नहीं करते। इस पर कैनेडी ने कहा कि यकीनन अब मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन कैनेडी इससे आगे कुछ बोल पाते कि बंदूक की एक गोली उनके गले को चीरकर बाहर निकल चुकी थी। जब तक राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड कुछ समझ पाते, तब तक दूसरी गोली भी कैनेडी के स्कैल्प को तोड़ते हुए सर में समा चुकी थी। राष्ट्रपति कैनेडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अमेरिकी सुरक्षा बलों ने कैनेडी पर गोली चलाने वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया, जिसका नाम था ली हार्वे ओसवर्ड। पूछताछ में पता चलता है कि मौके पर ली ही वो एक इकलौता आदमी था जिसने इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया। लेकिन ली के पकड़े जाने के 2 दिन बाद ही अब उसे डैलस पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ले जाया जा रहा था। तभी ली को भी लाइव टेलीविजन पर पुलिस के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। वैसे में पहला सवाल उठा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को किसने मरवाया? सालों तक कैनेडी के कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए कई कमीशंस बिठाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। लेकिन साल 1992 में, यानी कैनेडी की हत्या के 30 साल बाद, ऑपरेशन नॉर्थवुड नाम से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए, यानी सार्वजनिक हुए। ये फाइल संकेत कर रही थी कि कैनेडी को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी CIA ने मरवाया था। CIA को कटघरे में खड़ा करने वाला ये एकमात्र डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि अब तक कोल्ड वॉर टाइम से लेकर कई डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड किए जा चुके हैं, जिसमें CIA के काले कारनामे के बारे में पता चलता है। डीक्लासिफाइड से मतलब ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो बाद में खुद अमेरिकी सरकार ने पब्लिक के लिए ओपन किए, कभी कोर्ट के फैसले के बाद तो कभी अपनी मर्जी से। और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि CIA ने किन किन देशों की सरकारें गिरवाने के लिए पैसे खर्च किए। मगर CIA की आगे की कहानी को जानने से पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक छोटा छोटा सपोर्ट इस चैनल को काफ़ी आगे ले आया है और उसके लिए आपके लिए दिल से शुक्रिया। अब CIA की कहानी शुरू करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस जैसी साम्राज्यवादी ताकतों का सूरज डूबने लगा, ब्रिटेन को भारत समेत बहुत से उपनिवेश आज़ाद करने पड़े, तब सवाल ये उठा कि अब विश्व का असली दरोगा कौन बनेगा। इस दावे के लिए 2 महाशक्तियों का उदय हुआ, एक अमेरिका और दूसरा रूस। पहले रूस को USSR यानी सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जहां रूस समाजवादी या कहें कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट व्यवस्था का नायक था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का नायक था। रूस मजदूर केंद्रित देश था, वहीं अमेरिका बिजनेसमैन के। इसलिए दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। कोल्ड वॉर में 2 देश सीधे नहीं लड़ते बल्कि अलग अलग जगहों पर अपनी
ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अन्य देशों को अपने पाले में लाते हैं, वहां की सरकारें गिरवाते हैं और अपने मनपसंद की सरकारें बनवाते हैं। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका को एक ऐसे संगठन की जरूरत पड़ी जो अंदर ही अंदर गुप्त रूप से अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सके और विश्व के अन्य देशों से रूस का प्रभाव कम कर सके। अपने इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमेरिका ने साल 1947 में CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया। आगे चलकर CIA दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी बन जाती है। CIA ने अपना सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन ईरान में किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजाक्स, जिसके तहत ईरान में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक का तख्ता पलट करके CIA ने वहां पर अपना प्यादा बैठा दिया। ये छोटी बात नहीं है कि किसी देश की खुफिया एजेंसी साजिश करके एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हटवा दे। CIA पर भारत में भी केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के भी आरोप लगे, उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन ईरान का किस्सा समझना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि खुफिया एजेंसियां कैसे काम करती हैं। 18वीं और 19वीं सदी में बहुत से देशों पर ब्रिटेन का प्रभाव था, जैसे भारत में था। इसी तरह 18वीं शताब्दी से ही ईरान की सत्ता पर ब्रिटेन का प्रभाव था। ब्रिटेन के लोग ईरान में बिजनेस करते थे। इसी कड़ी में साल 1906 में एंग्लो पार्सियन ऑयल कंपनी, जिसे साल 1920 आते आते पूरे ईरान के ऑयल सेक्टर के सभी एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाते हैं। आगे इस कंपनी का नाम एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी रख दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान और ब्रिटिश संबंधों में कुछ बदलाव आते हैं। ब्रिटेन ने ईरान पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो हिटलर के नाजी जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटिश सरकार को डर सताने लगा कि कहीं ईरान में मौजूद एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी की अबादान रिफाइनरी जर्मनी के कंट्रोल में ना आ जाए। दूसरा, रेजा शाह एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि ईरान को जो 16% मुनाफा मिलना चाहिए था, कंपनी उसके भी हिसाब किताब में गड़बड़ कर रही है। इधर ब्रिटेन ने ईरान पर प्रो जर्मन होने का आरोप लगाते हुए ईरान में मौजूद जर्मन नागरिकों और डिप्लोमेट्स को ईरान से निकालने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इधर रूस भी ब्रिटेन के पक्ष में आ चुका था, क्योंकि रूस को भी हिटलर से खतरा था। इसलिए अगस्त 1942 में रूस और ब्रिटेन दोनों ने ईरान में आक्रमण कर दिया। जल्द ही पूरा ईरान ब्रिटेन और रूस के हाथ में आ जाता है। ईरान के शासक रेजा शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी जगह उसके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया जाता है। ईरान में राजा को शाह कहा जाता था। अब मोहम्मद रजा शाह हथियारों और पैसों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर था, इसलिए जो ब्रिटेन चाहता वो मोहम्मद रजा शाह को करना पड़ता। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन का सूरज डूबने लगता है। ईरान में कम्युनिस्टों के द्वारा ईरान के भीतर विदेशी ताकतों के प्रभाव के विरुद्ध भावनाएं पनप रही थी। साल 1951 में जब ईरान की संसद में चुनाव हुए तो वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस के खिलाफ आवाज उठाने वाली नेशनल फ्रंट को बहुमत मिल जाता है और इस तरह मोहम्मद मोसद्देक लोकतांत्रिक तरीके से ईरान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सरकार में आते ही मोसद्देक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी उसे सरकारी कंट्रोल में ले लिया। मोसद्देक के इस फैसले ने उन्हें ईरान में हीरो बना दिया, लेकिन ब्रिटेन को इसके भारी नुकसान होने लगते हैं। अब ब्रिटेन ने अमेरिका से संपर्क साधना शुरू कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बड़ी ताकत बनकर उभरा था। शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने ईरान में अपना हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ईरानी दौरे पर आए ट्रूमैन ने कहा कि हम ईरानियों के भी मित्र हैं और वैसे ही अंग्रेजों के भी मित्र हैं। एक निष्पक्ष समाधान हासिल करने के अलावा इस मामले में हमारा कोई राष्ट्रीय या निजी हित नहीं है। लेकिन साल 1952 में अमेरिका में सरकार बदल जाती है और ड्वाइट डेविड आइजनहावर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन ने अमेरिका से दोबारा संपर्क साधा और अमेरिका को समझाने की कोशिश की कि मोहम्मद मोसद्देक एक कम्युनिस्ट है और ईरान रूस के प्रभाव में आ सकता है, इसलिए मोहम्मद मोसद्देक को ईरान की गद्दी से हटाना जरूरी है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोहम्मद मोसद्देक को हटाने के प्लान की साजिश पर मुहर लगा दी और यहां से शुरुआत होती है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ऑपरेशन अजाक्स की। इस सीक्रेट ऑपरेशन अजाक्स की जानकारियां खुद अमेरिका ने साल 2013 के अगस्त महीने में सार्वजनिक की, जब ऑपरेशन अजाक्स को 60 साल पूरे हुए। ऑपरेशन अजाक्स के प्लान को अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ने 3 महीने में ड्राफ्ट किया, जिसे 1 जुलाई के दिन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने खुद अप्रूव किया और इसके 10 दिन के भीतर ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस प्लान पर फाइनल कंसेंट दे दी। इस तरह 1 हफ्ते के भीतर ही CIA के एजेंट कर्मिट किम रूजवेल्ट को ईरान के राजधानी तेहरान में ऑपरेशन अजाक्स को अंजाम देने के लिए भेज दिया जाता है। कर्मिट किम रूजवेल्ट को कोई साधारण आदमी नहीं था, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थियोडोर रूजवेल्ट का पोता था। कर्मिट किम रूजवेल्ट के ईरान पहुंचने से पहले ही CIA ने पैसे के दम पर ईरानी प्रेस में
कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ खबरें चलवाना शुरू कर दिया था। इधर सीआईए के एजेंट कर्मिट किम रूजवेल्ट ने मोहम्मद मोसद्देक विरोधी और प्रो शाह आर्मी अफसरों को सीआईए की लोकल टीम में मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही मोहम्मद रजा शाह को मनाना शुरू कर दिया कि वो मोहम्मद मोसद्देक को हटाकर आर्मी कमांडर जनरल फजलुल्लाह जाहिदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे। ईरानी आर्मी में मौजूद अपने लोगों के बल पर सीआईए ने पेड प्रोटेस्ट करवाना शुरू कर दिया, यानी प्रदर्शनकारी भाड़े पर बुलाए जाते जो प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक के खिलाफ प्रदर्शन करते। ईरान की मीडिया में मोहम्मद मोसद्देक की सरकार को कमजोर दिखाया जाने लगता है। सीआईए ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आगे होने वाले तख्तापलट को जनता की नजर में जायज ठहराया जा सके। सीआईए के ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को भी पता चल जाता है। अब मोसद्देक ने ईरान की संसद को भंग करने की घोषणा कर दी। इससे मोसद्देक को ईरान के शाह से भी अधिक ताकत मिलने वाली थी, लेकिन सीआईए के दबाव में आकर शाह मोहम्मद रजा पहलवी उस डिक्री पर साइन करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक की जगह आर्मी कमांडर जनरल फजलुल्लाह जाहिदी को प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लेकिन मोसद्देक ने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ने से इनकार कर दिया। अब मोसद्देक के समर्थक भी सड़क पर उतर आते हैं। अगले दिन मोसद्देक ने तख्तापलट करने की साजिश में शामिल लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। मोसद्देक के पलटवार को देख ईरान का शाह भाग जाता है और जनरल फजलुल्लाह जाहिदी भी एक सीक्रेट जगह पर छुप जाता है। एक तरह से सीआईए का प्लान उन पर ही उल्टा पड़ गया। अमेरिका समझ गया कि मिशन फेल हो चुका है, इसलिए सीआईए एजेंट कर्मिट किम रूजवेल्ट को एक टेलीग्राम आया जिसमें उसे ऑपरेशन अजाक्स बीच में ही छोड़कर वापस यूएस आने के लिए कहा गया। ईरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने भी अजाक्स प्लान छोड़ भागने का प्लान बना लिया, लेकिन कर्मिट रूजवेल्ट ने अपना प्लान छोड़ने के बजाय जनरल फजलुल्लाह जाहिदी को ईरान की गद्दी पर बिठाने के लिए अपने प्रयास डबल कर दिए। रूजवेल्ट ने पैसे फेंककर ईरान की सड़कों पर भाड़े के प्रदर्शनकारियों से भर दिया। रूजवेल्ट का यह डिसीजन ईरानी और अमेरिकी रिश्तों का भविष्य बदल देता है। 19 अगस्त के दिन ईरान के अखबारों में शाह के साइन वाली डिक्री को पब्लिश करवाया जाता है और घोषणा करवाई जाती है कि ईरान के प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार जनरल फजलुल्लाह जाहिदी है। चूंकि ईरान की आर्मी फजलुल्लाह जाहिदी के अंदर आती थी, इसलिए उसने सड़कों को घेर लिया और मोसद्देक के इस्तीफे की मांग करने लगी। शाम 4 बजे तक आते आते शाह के समर्थक और भाड़े के समर्थक मोसद्देक के समर्थकों से हिंसक तरीके से भिड़ जाते हैं। इस हिंसा में करीब 300 लोगों की मौत हो गई। मोसद्देक को भागकर छुपना पड़ा और ईरान के शाह ने वापस आने का ऐलान कर दिया। 9 घंटे के भीतर एक असफल तख्तापलट एक सक्सेसफुल मिशन में बदल जाता है। ईरान में लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने गए कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मोसद्देक को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। जाहिदी ने तुरंत मोसद्देक के पूर्व वफादारों का सफाया कर दिया और नेशनल फ्रंट और मोसद्देक की तुधे पार्टियों के नेताओं की गिरफ्तारी करवाना शुरू कर दिया। इस तरह जो बचा कुचा विपक्ष था वो भी प्रभावी रूप से शांत हो गया। इस तरह ईरान में प्रो अमेरिका सरकार स्थापित हो गई जो अगले 25 साल तक चलती है। अगले 25 साल तक शाह ने गुप्त पुलिस शावक की मदद से ईरान पर राज किया, जिसे सीआईए ने स्थापित किया था। अगले 25 साल यानी साल 1979 तक ईरान में प्रो वेस्टर्न और मॉडर्नाइजेशन एजेंडा के साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स, सेकुलराइजेशन और वुमेन्स राइट इनिशिएटिव लिए जाते हैं। लेकिन शाह के शासन को पश्चिमीकरण, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन के रूप में भी देखा गया। इस तरह ईरान में छात्रों, धार्मिक गुरुओं और लेफ्टिस्ट लोगों ने ईरान के शाह के राज का भारी विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरह साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, यानी इस्लामी क्रांति होती है। इस तरह ईरान इस्लामी क्रांति के नायक अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी के राज में आ जाता है और सीआईए पोषित शाह के राज का अंत होता है। हमने ईरान के उदाहरण को इसलिए विस्तार से समझाया ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि सीआईए कितना पावरफुल खुफिया एजेंसी है और किस तरह अमेरिका में बैठे बैठे ही एक दूसरे देश की सरकार गिराने की ताकत रखती है। साल 2013 में जब सीआईए के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए तब मालूम चला कि सीआईए ने 1940 से लेकर 2000 तक 81 से ज़्यादा बार दूसरे देशों के इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर किया और 61 बार से ज़्यादा बार तख्तापलट करने की कोशिशें की। इन डॉक्यूमेंट्स में दूसरे देशों की सरकार गिराने, विपक्ष को पैसा खिलाने, घूस देने जैसी बड़ी घटनाओं का जिक्र था। सीआईए पर भारत के केरल राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के भी आरोप लगते हैं। दरअसल साल 1957 में केरल में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। राज्य की कुल 126 सीटों में अकेली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई को 60 सीटें आती हैं। वहीं आज़ादी के आंदोलन की लहर में लगभग हर राज्य में सरकार बनाने वाली कांग्रेस को मात्र 43 सीटें आईं। इस तरह सीपीआई नेता ईएमएस नंबूदरीपाद केरल के
मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सीपीआई की केरल में बनी सरकार पूरे देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। माना जाता है भारत के किसी राज्य में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनने की घटना ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी। इसी सरकार को गिराने के आरोप सीआईए पर लगते हैं। वे कितने सच हैं कितने झूठ हैं इसे लेकर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। जिस तरह ईरान के मामले में खुद अमेरिकी सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे। दरअसल 70 के दशक में भारत में अमेरिका के राजदूत रहे डैनियल पैट्रिक मोइनियन ने साल 1978 में एक किताब लिखी जिसका नाम था अ डेंजरस प्लेस। इस किताब में पैट्रिक ने आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने कांग्रेस को पैसे दिए थे और एक बार तो ये पैसे सीधे इंदिरा गांधी को दिए गए थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इंदिरा गांधी उन दिनों भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, तब वे कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष थी। पैट्रिक ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस को बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को हराने के लिए भी पैसे दिए गए थे। दरअसल इंदिरा गांधी के समय भारत का झुकाव रूस की तरफ था, जिससे सीआईए और अमेरिका इंदिरा गांधी से नाराज थी। इसी कड़ी में डैनियल पैट्रिक मोइनियन अपनी किताब डेंजरस प्लेस में लिखते हैं कि 1974 में इंदिरा गांधी सीआईए द्वारा षड्यंत्र के खतरे के बारे में भाषण दे रही थी, जबकि मैं चीन में हमारी साझा रुचि के बारे में संबंधित भारतीय अधिकारियों से मिल रहा था। नई दिल्ली में मैंने दूतावास पर जोर दिया कि वे भारत में हमारे 25 साल के पूरे काल की समीक्षा करें, यह जानने के लिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे थे। अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमने बहुत कम हस्तक्षेप किया था। हमने केवल 2 बार भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया, वह भी राज्य चुनावों में संभावित कम्युनिस्ट जीत के सामने। एक बार केरल में और एक बार पश्चिम बंगाल में। दोनों बार यह पैसा कांग्रेस पार्टी को दिया गया जिसने इसकी मांग की थी। एक बार तो यह पैसा खुद श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया गया था जो उस समय पार्टी में थी। डैनियल पैट्रिक मोइनियन इंदिरा गांधी के बारे में आगे लिखते हैं कि चूंकि अब हम उन्हें कोई पैसा नहीं दे रहे थे, यह समझ में आता है कि उन्हें संदेह हो सकता था कि हम यह पैसा किसे दे रहे थे। इस प्रथा को अब ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मोइनियन के इन आरोपों को साल 1977 से 1979 के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास के राजनीतिक सलाहकार रहे हॉवर्ड ब्रूनर सेफर ने भी अपनी किताब एल्सवर्थ बंकर ग्लोबल ट्रबल शूटर वियतनाम हॉक में भी दोहराया है। हॉवर्ड बी सेफर की साल 2003 में छपी इस किताब में सेफर लिखते हैं कि सीपीआई की जीत विश्व भर में पहली बार एक कम्युनिस्ट सरकार के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से सत्ता में आने का प्रतीक बनी। जैसा कि डेनिस कक्स ने इंगित किया है, इस चुनाव परिणाम ने वॉशिंगटन में अलार्म घंटियां बजा दी। डेनिस कक्स भी एक अमेरिकी डिप्लोमेट थे जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी दूतावास में भी काम किया था। सेफर आगे लिखते हैं कि केरल जैसी और घटनाओं को रोकना अमेरिका द्वारा भारत को दी जा रही मदद को बढ़ाने का एक और कारण, या कहें कि एक और तर्क बन गया। यहाँ इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन दिनों भारत नया नया आज़ाद हुआ था, इसलिए उन दिनों अमेरिका द्वारा भारत को कई प्रकार की मदद की जा रही थी। जैसे भारत में अमेरिका से गेहूं आता था। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जैसे केरल में कम्युनिस्टों की जीत हुई है, अगर ऐसी और जीत होने से रोकना है तो भारत में और मदद पहुंचानी होगी। सेफर आगे लिखते हैं कि राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर की सरकार ने शुरुआत में केरल की सीपीआई सरकार के मामले में वेट एंड सी एटीट्यूड अपनाया, लेकिन जल्द ही उनका दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण हो गया। उन दिनों एल्सवर्थ बंकर भारत में अमेरिका के राजदूत थे। सेफर लिखते हैं कि एल्सवर्थ बंकर के दूतावास ने वॉशिंगटन के दृष्टिकोण से सहमति जताई और इसे लागू करने के लिए सिफारिशें की। अंततः कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाने में मदद के लिए सीआईए का एक गुप्त ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जाहिर तौर पर सीआईए द्वारा राजनीतिक प्रदर्शनों के लिए धन मुहैया कराना शामिल था, जिनका आयोजन कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी समूहों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था की स्थिति को पर्याप्त रूप से अराजक बनाना था, ताकि केंद्र सरकार केरल सरकार को बर्खास्त कर सके। आगे इस आंतरिक उथल पुथल का हवाला देते हुए नई दिल्ली ने 1959 में कम्युनिस्टों को सत्ता से बाहर कर दिया। यहाँ एक बार केरल में आई सीपीआई सरकार के बारे में बात करना भी जरूरी है। साल 1957 में केरल में आई सीपीआई की सरकार की चर्चा विश्व भर में इसलिए हुई क्योंकि ये कम्युनिस्टों की पहली सरकार थी जो हिंसा या तख्तापलट से नहीं बल्कि बाकायदा वोटिंग के माध्यम से जनता द्वारा चुनकर आई थी। यही कारण था कि कम्युनिस्टों की इस जीत पर रूस में जश्न मनाया गया और अमेरिका में इसे चिंता की तरह देखा गया। सीपीआई की सरकार ने आते ही कई तरह के सुधार किए, जैसे राशन वितरण प्रणाली सही की, छोटे किसानों की जमीन के संरक्षण के लिए कानून लाए, भूमि सुधार कानून लाए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई आदि ये काम किए गए। लेकिन अब सीपीआई सरकार शिक्षा सुधार के लिए कदम उठाने लगी तो इससे प्राइवेट स्कूलों के मालिक नाराज हो गए, क्योंकि इन स्कूलों को अधिकतर उच्च वर्ग या धार्मिक संगठनों द्वारा चलाया जा रहा था। अब सीपीआई सरकार के खिलाफ विमोचन समारंभ आंदोलन शुरू हो गया। जब केरल में सीपीआई की सरकार आई तो नेहरू को इस बात से
कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वे अलग अलग विचार के लोगों के राजनीतिक स्पेस का सम्मान करते थे। लेकिन कांग्रेस संगठन के भीतर कुछ नेता सीपीआई की सरकार नहीं चाहते थे, जैसा कि हर पार्टी के भीतर होता है। इस बीच 2 फरवरी 1959 को इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इन दिनों केरल में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। कई जगह पुलिस की गोलियों से आंदोलनकारियों की मौत भी हुई। पुलिस की गोलीबारी में 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। अब केंद्र सरकार से मांग की जाने लगी कि वो केरल सरकार को बर्खास्त कर दे। हालांकि नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन माना जाता है कि नेहरू को इंदिरा गांधी और अपनी पार्टी के भीतर के नेताओं के दबाव में झुकना पड़ा और इस तरह 31 जुलाई 1959 के दिन केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसका कारण केरल में कानून व्यवस्था का खराब होना बताया गया। देखा जाए तो ये पैटर्न कहीं न कहीं ईरान के पैटर्न की तरह ही दिखता है, जहां सीआईए ने कम्युनिस्टों की सरकार गिराने में मदद की। आगे साल 1991 में दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी डिप्लोमेट एल्सवर्थ बंकर ने भी इन आरोपों को दोहराया। हालांकि उन्होंने पैसा देने का आरोप इंदिरा गांधी पर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडर एस.के. पाटिल पर लगाया कि उनके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया ताकि केरल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने में मदद हो सके। एल्सवर्थ बंकर 1956 से 61 के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत रहे, यानी जिस समय केरल में कम्युनिस्ट सरकार थी और अमेरिका में ड्वाइट डी आइजनहावर राष्ट्रपति थे। हालांकि इंदिरा गांधी ने डेनियल पैट्रिक मोइनियन द्वारा लगाए गए आरोपों को बेसलेस बताते हुए खारिज कर दिया। डेनियल पैट्रिक मोइनियन के बयान से खुद ये साफ भी होता है कि इंदिरा गांधी खुद सीआईए के खिलाफ थीं और अपने भाषणों में सीआईए की भारत में चल रही एक्टिविटीज की जांच कराने से लेकर विरोध भी कर रही थी। मोइनियन खुद भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी सीआईए के खिलाफ भाषण दे रही थी। मोइनियन द्वारा लगाए गए आरोपों को इस परिदृश्य में भी देखा जा सकता है कि चूंकि इंदिरा गांधी सीआईए के खिलाफ थी और रूस के नजदीक थी, कहीं इसलिए तो मोइनियन ने इंदिरा गांधी पर झूठे आरोप तो नहीं लगाए। सीआईए बनाम इंदिरा गांधी की लड़ाई को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि सीआईए ने इंदिरा गांधी सरकार के कांग्रेस सांसदों पर सोवियत रूस से पैसे लेने के भी आरोप लगाए थे। सीआईए ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और सीपीआई-एम यानी सीपीआई मार्क्सिस्ट द्वारा भी रूस से सपोर्ट लेने के भी आरोप लगाए। कहीं ना कहीं सीआईए के आरोप उस खीज से भी आ रहे थे कि उन दोनों रूस भारत को सपोर्ट कर रहा था। भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और भारत की मदद कर रहा था रूस। इसलिए भी अमेरिकी राजदूत इंदिरा गांधी के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन ना तो इस तथ्य से अमेरिकी राजदूत के आरोपों को पूरी तरह नकारा जा सकता है और ना ही उनके एकतरफा आरोपों को एकदम सच की तरह ही स्वीकारा जा सकता है। इसे नकारने और स्वीकारने दोनों के लिए हमारे पास तथ्यों की कमी है जो इसके झूठ या सच होने को स्थापित करते हों। हमने इन उदाहरणों को इसलिए लिया क्योंकि ये भारत से संबंधित थे और सीआईए पर जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में उसकी गतिविधियों के आरोप और प्रत्यारोपों को बताना हमारे लिए जरूरी था। जिस तरह सीआईए पर ईरान में तख्तापलट करने और केरल की कम्युनिस्ट सरकार गिराने के आरोप लगते हैं, उसी तरह सीआईए पर ग्वाटेमाला देश के राष्ट्रपति जैकोबो आर्वेंजको का तख्तापलट करने के भी आरोप लगते हैं। इसके पीछे भी कारण माना जाता है कि राष्ट्रपति जैकोबो आर्वेंजको ने अपने यहाँ कारखानों में काम कर रहे कारीगरों के हक में उत्पीड़न विरोधक कानून बना दिए थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड फ्रूट जैसी अमेरिकन कंपनियों के लाभ कम हो गए, क्योंकि अब कंपनी कम पैसों में ज़्यादा घंटों तक मजदूरों से काम नहीं करवा सकती थी। इसके लिए उन्होंने सीआईए से संपर्क किया। परिणाम स्वरूप जैकोबो का आर्मी द्वारा तख्तापलट करवा दिया गया। इसी तरह साल 1963 में वियतनाम के राष्ट्रपति की हत्या करवाने के पीछे भी सीआईए का स्पष्ट हाथ माना जाता है, जिसके बाद वियतनाम में एक फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत होती है, जिसे वियतनाम वॉर कहा जाता है, जिसमें 58,000 अमेरिकन और 10 लाख से ज़्यादा वियतनामी मारे गए। यही काम सीआईए ने इराक, क्यूबा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लाओस, डोमिनिकन रिपब्लिक और ब्राजील और चिली जैसे कई देशों में किया। पिछले 40 सालों में सिर्फ सीआईए के हस्तक्षेप की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में 60 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सीआईए के ही एक पूर्व अधिकारी का कहना है। The U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways has been waging, let me just put it this way, the best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least minimum figure 6 million people
who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt. बहुत से देश आज भी CIA के इन हस्तक्षेपों की वजह से अशांति और गरीबी में चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि CIA का शिकार सिर्फ बाहरी लोग हुए और अमेरिकन नहीं। साल 2007 में फैमिली ज्वेल्स नाम से CIA का एक हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट पब्लिक किया गया, जिसे 1970 के दशक में कंपाइल्ड किया गया था। इस डॉक्यूमेंट में CIA द्वारा क्यूबा के क्रांतिकारी फिदेल कास्ट्रो के मारने के पूरे प्लान्स थे। दरअसल फिदेल कास्ट्रो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर भी माने जाते थे। चूंकि क्यूबा जियोग्राफिकली अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए CIA को इनसिक्योरिटी थी कि अगर क्यूबा में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ गई तो न केवल रशिया का दबदबा साउथ अमेरिका में बढ़ेगा, बल्कि वो अमेरिका के काफ़ी नज़दीक भी आ जाएगा, जिसके चलते CIA ने कास्ट्रो को मारने के कई तरह के तरीके अपनाए। उसकी सिगार में टॉक्सिन मिलाने से लेकर उसके खाने में जहर डालने जैसे कारनामे किए गए, लेकिन फिडेल कास्ट्रो हर बार बच जाते। जब CIA कास्ट्रो को मारने और क्यूबा में अपने कंट्रोल को स्थापित करने में फेल रही, तब CIA ने 1962 में ऑपरेशन नॉर्थवुड्स नाम से एक प्लान बनाया। इस प्लान में अमेरिका को उस पोजीशन में लाना था जिससे वो क्यूबा पर हमला कर सके। प्लान के तहत ये था कि CIA खुद से अमेरिका के अंदर बम धमाके और दंगे करा के सिविलियंस को मरवाती और इसका इल्ज़ाम क्यूबा पर लगा देती। इसके साथ ही एक अमेरिकन हवाई जहाज को क्यूबा के एयर स्पेस में क्रैश कराकर इसको कास्ट्रो की साजिश बताती। इस प्लान में कई US नागरिकों की हत्या होती और जो हत्याएं होती उनको न्यूज़पेपर में बढ़ा चढ़ाकर शो करना था, ताकि लोगों में एक गुस्सा पैदा हो और अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देता। कुल मिलाकर एक वॉर को जस्टिफिकेशन देना था, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये वॉर अमेरिका ने खुद ही शुरू किया है। लेकिन जब ये प्रस्ताव तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी के पास लेकर जाया जाता है, वे इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इस तरह राष्ट्रपति कैनेडी ने अपना वीटो लगाकर इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। वे इससे इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने CIA के शीर्ष अधिकारियों को ही पद से हटा दिया। यही कारण है कि CIA के भीतर ही भीतर राष्ट्रपति कैनेडी को मारने की प्लानिंग शुरू होती है और आगे जो हुआ उसका जिक्र हम इंट्रो में कर चुके हैं। राष्ट्रपति कैनेडी पर जिस हत्यारे ली ने गोली चलाई थी, उसने पूछताछ में बताया कि उसके पीछे कई लोग हैं, वो तो बस एक मोहरा है। लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी भी पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है। बाद में इस केस को ये बोलकर बंद कर दिया गया कि कैनेडी की हत्या में सिर्फ ली का ही हाथ था। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से जुड़े सभी लोग आज भगवान के पास हैं, यानी मर चुके हैं। लेकिन बाद में हुई जांच में मालूम चला कि उस दिन ली के अलावा वहां एक और दूसरा बंदा भी था जिसने कैनेडी पर गोली चलाई। कैनेडी को एक गोली आगे से लगी थी तो एक पीछे से, साथ ही दोनों गोलियां अलग अलग साइज की थी। ये दावा और ऑपरेशन नॉर्थवुड की सीक्रेट फाइल्स इस ओर इशारा करती हैं कि कैनेडी की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि CIA ही थी। यही कारण है कि जिस तरह पिछले कई सालों से अमेरिका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बयान दे रहा था, और जिस तरह अमेरिका के अधिकारी बांग्लादेश का दौरा कर रहे थे, और जिस तरह अमेरिकी अधिकारी बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रहे थे, और जिस तरह अमेरिका ने बांग्लादेश सरकार के अधिकारियों को बीते दिनों प्रतिबंधित किया, नई वीजा पॉलिसी लागू की और वो भी सिर्फ बांग्लादेश के लिए, और जिस तरह शेख हसीना ने कहा कि उन पर एक देश के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति तो जिम्मेदार है ही, साथ ही CIA का भी हाथ है। हालांकि बांग्लादेश को लेकर अभी हमारे पास दिखाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के बयान और उनकी कुछ मीटिंग्स के अलावा और कुछ नहीं है। असली डॉक्यूमेंट्स कब बाहर आएंगे, CIA का असली रूल कब पता चलेगा, ये बताना मुश्किल है। बहरहाल CIA की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बांग्लादेश में CIA की भूमिका, मीटिंग्स और क्यों अमेरिका बांग्लादेश में इतना इंटरेस्ट ले रहा था, अगर इसे लेकर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को इस डिमांड से भर दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।